सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विश्वोदिकर ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे कि जोसा राउंड टू के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। कल हम लाइव सेशन भी किए थे। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत लोगों का बहुत सारा डाउट आ रहा है कि अभी क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो। तो देखो, अच्छे से इस वीडियो को देखो, पूरा देखो। आधा अधूरा नॉलेज नॉलेज रखोगे तो आपका ही प्रॉब्लम होगा। तब मुझे मत दोष देना, ठीक है। पूरा वीडियो देखो इसलिए। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है। सिर्फ और सिर्फ वेट करना है अभी नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। अगर आपको सीट मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम, तब आपको क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। जो भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं A to Z वाला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर पूरा अच्छे से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। वहां पे जाके उस वीडियो को देख लेना। वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर क्या करना होता है, उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया, उसको देख लेना। साफ पेमेंट ऑब्वियसली करना पड़ेगा, 35K फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। और SC ST के लिए थोड़ा कम हो जाएगा, कितना क्या होगा उसके अंदर वीडियो में डिस्कस किया था। और अगर कहीं कहीं पे कोई क्वेरी आया तो उस क्वेरी को आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तभी आपका यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग खत्म होगा, ठीक है। अगर आपको सीट अपग्रेड हुआ है, अगर आप कैटेगरी 3 के अंदर आते हो जहाँ पे सीट अपग्रेड हुआ है, वहां पे आपको कुछ केस मिलेगा। एक तो है आपका विलिंगनेस चेंज। वहां पे आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। साफ आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, यहाँ पे आपको साफ पेमेंट नहीं करना है। सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पे आपको नहीं पेमेंट करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। सिर्फ आपको विलिंगनेस चेंज करना है। और इसलिए या विलिंगनेस आपका चूज करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ऑप्शंस मिलेगा। अगर आप राउंड 1 के अंदर फ्रीज कर चुके हो, अगर आप राउंड 1 के अंदर फ्रीज कर चुके हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है, वेट करना है, आपका फ्रीज ही रहेगा वो, नो चेंज। अगर आप फ्लोट किए थे राउंड 1 के अंदर तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, स्लाइड करना या फ्लोट करना या फ्रीज करना, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट आपका फ्लोट होता है। उसके बाद आप कस्टमाइज कर लो, आप जो भी आप करना चाहते हो। स्लाइड मतलब है एक ही कॉलेज जो आपको मिला है उस कॉलेज के अंदर भी बेटर ब्रांच मिलना। और फ्रीज मतलब जो आपको मिला है उसमें आप संतुष्ट हो, आने वाले राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, उस हिसाब से आप देख लेना। स्लाइड मतलब क्या है, फ्रीज या अगर आप स्लाइड राउंड 1 पे किए थे और उसके बाद आपका ऑप्शन सिर्फ रहेगा फ्रीज और स्लाइड के लिए, फ्लोट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। फ्रीज अगर आपको करना है, मतलब आप जो आपको कॉलेज राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर अगर आपको कुछ अपग्रेड हुआ है तो उसके लिए अगर आप संतुष्ट हो तो वहां पे आप फ्रीज कर दो। राउंड 3 के बाद आपका कोई भी काउंसलिंग में प्रोसेस नहीं करना होगा, सिर्फ वेट करना होगा फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। और स्लाइड मतलब जो कॉलेज आपको मिला है वहां पे आपको बेस्ट ब्रांच अभी भी नहीं मिला है, बेटर ब्रांच आप भरे हो, चॉइस लिस्ट के ऊपर रहेगा, तो वहां पे आप उसको आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको स्लाइड करना है। याद रखना, जो भी आपको लिस्ट अभी मिल रहा है, जो मतलब जो भी आप चॉइस लिस्ट बनाए हो, जिस नंबर वाला आपको मिला है उसके ऊपर का सिर्फ आपका मिलता है, ठीक है। उसके सिर्फ ऊपर का मिलता है, नीचे का नहीं मिलेगा। सिर्फ ऊपर का जो भी है चॉइसेस वो मिलेगा, नीचे का कैंसिल हो जाता है, नीचे का ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा ऊपर का ऑप्शन है। बेटर ब्रांच मतलब ऊपर का कॉलेजेस का जो भी आप ऑप्शंस भरे थे चॉइस लिस्ट के अंदर, वही आपको आपके ऑप्शन के एज ऑप्शन है। तो आप अगर उसके अंदर कुछ चाहते हो बेटर अपग्रेडेशन, तो आप यहाँ पे फ्रीज, सॉरी, स्लाइड और फ्लोट कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कुछ स्पेशल यहाँ पे क्वेरी हो सकता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, अगर आपके सर्टिफिकेट अभी भी बना नहीं है तो इसका मतलब आपको जेआरएल पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, अंडरटेकिंग आपके पास आपका पोर्टल के अंदर मिल जाएगा। उस अंडरटेकिंग को भरो और उसके बाद उसको सबमिट कर दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। सिर्फ ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए अगर आप आपका सेंट्रल वाला नहीं है, अगर आपका सेंट्रल वाला नहीं है, अगर लेकिन पोर्टल के अंदर सेंट्रल वाला ही चाहिए, तब उसके लिए आप एक अंडरटेकिंग भर सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक अंडरटेकिंग भर सकते हो और आप सेंट्रल वाला बाद में दोगे, ऐसे तरीके से आप उसमें लिख के उसको सबमिट कर सकते हो, तब आपका ओबीसी ओबीसी ही रहेगा। और ये जो जनरल वाला है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब आगे अगर अगर अभी आपको कोई भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाला सीट मिला है, तब आप उसका वो जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो आपका अभी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इसमें से कोई भी एक कैटेगरी के हिसाब से एक अभी ऑप्शन मिला है राउंड 2 के अंदर,
तो वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपको ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको नॉट नॉट ओबीसी एक्चुअली, ईडब्ल्यूएस और जो भी पीडब्ल्यूडी वगैरह है, एसटी एससी अगर ऐसा कुछ है, अगर आप इसको भरे थे लेकिन ये जो सर्टिफिकेट्स आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या करना कि यहाँ पे अंडरटेकिंग भर देना, ठीक है। अंडरटेकिंग भर देना और उसके बाद आपका वो जनरल हो जाएगा, ठीक है। जनरल पे आप कन्वर्ट कर जाओगे। लेकिन उस केस में क्या होगा, जो अभी ईडब्ल्यूएस वाला या एससी या एसटी वाला जो भी आपको कैटेगरी वाइज सीट मिला है अभी प्रेजेंट टाइम पे, वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद फ्रेशली आपका अलोकेशन आएगा और वो भी ऑब्वियसली अपग्रेडेशन होगा आने वाले दिनों के अंदर अगर होना है तो जो भी ऊपर का जो मतलब जो आने वाले राउंड के अंदर आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा और एज अ जनरल आपका अलोकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है ओबीसी। ओबीसी के लिए एक चांस है, अगर आपको सेंट्रल वाला नहीं है तो आप अंडरटेकिंग भर सकते हो, तो आपको एज ए ओबीसी ही ट्रीट किया जाएगा अभी तक, फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए या ऐसा ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप सेंट्रल वाला दे सकते हो बाद में जाके, फिर आपको ऐसे ओबीसी सीट मिलेगा, अदरवाइज आपको ऐसे जनरल ट्रीट किया जाएगा और आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कैटेगरी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया। और एक इम्पोर्टेंट क्या डाउट है कि अगर आप आईआईटी से एनआईटी जा रहे हो, या मैं ऑलरेडी बोल दिया कि एनआईटी से आईआईटी जा रहे हो, आपको फिर से डुअल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। डुअल वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उस केस में अगर आपको कुछ अपग्रेड हुआ है राउंड 2 के अंदर, तो आपको ऑब्वियसली वेरिफिकेशन करना पड़ेगा फिर से। उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो जो एनआईटी प्लस सिस्टम से आप आईआईटी जा रहे हो, एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर सब रहता है, ट्रिपल आईटी रहता है, जीएफटीआई रहता है और एनआईटी भी रहता है। तो अगर आपको एनआईटी या जीएफटीआई या ट्रिपल आईटी पहले मिला था, अभी आईआईटी मिला है, या उसका उल्टा हुआ है, आईआईटी मिला था अभी आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिला है, तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। इसको ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस का भी मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे ये बात है। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो साफ पेमेंट है वो मैंडेटरी है। अगर आपको पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम अगर आपको अलॉटमेंट हो रहा है, फर्स्ट टाइम अगर आपको अलॉटमेंट हो रहा है, ऑब्वियसली साफ पेमेंट इज मस्ट, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी। अगर आप साफ पेमेंट नहीं करोगे तब आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, तब आपका सीट कैंसिल हो जाएगा अगर आप साफ पेमेंट नहीं करोगे। एक टाइम ही करना, वन टाइम करना पड़ता है सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, जब आपको पहली बार सीट मिलता है। तो अगर आपको राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 कोई भी राउंड के अंदर अगर आप पहली बार सीट आपको मिल रहा है, उस राउंड पे साफ पेमेंट इज मस्ट। उसके साथ साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर जो भी प्रोसीड्योर्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई अगर क्वेरी आए तो उसका रिस्पॉन्स करना, सब कुछ मैंडेटरी होता है, ठीक है। अच्छा, विदड्रॉल की बात करते हैं। विदड्रॉल आपका राउंड 4 तक चलने वाला है फॉर आईआईटी, राउंड 5 तक चलने वाला है फॉर एनआईटी, ठीक है। और जो आपका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आईआईटी एनआईटी का ये विड्रॉल प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद आता है कि जो पेमेंट है, ठीक है, जो पेमेंट है वो ठीक से क्या करना। अगर आप पेमेंट पेमेंट का कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए जुलाई 2 तक, ठीक है, जुलाई 2 तक आप उसको देख सकते हो। लेकिन जुलाई 2 तक मत रखो, जुलाई 1 के अंदर सब कुछ कर लो, ठीक है। सिर्फ पेमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी का रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टिंग आपको जुलाई 1 तक कर लेना है। दिस इज द डेडलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपको डेडलाइन जो है दिया गया है, रिपोर्टिंग के लिए जो डेडलाइन दिया गया है वो जुलाई 1 है। जुलाई 2 के अंदर अंदर अगर आपको कोई पेमेंट के लिए इशू आ रहा है, तब पेमेंट के जो इशू है उसको अगर आपको रिजॉल्व करना है तो वो उसके लिए डेडलाइन है जुलाई 2 के अंदर कर लेना। और जुलाई 3 के अंदर आपका क्वेरी के लिए रिस्पॉन्स जो है, जो क्वेरी का रिस्पॉन्स करना है उसके लिए डेडलाइन है। क्वेरी के लिए जो रिस्पॉन्स करना है उसके लिए डेडलाइन रखा गया है जुलाई 3 तक, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना था कि जो आईआईटी है, ठीक है, या एनआईटी, उसके लिए जो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, एनआईटी प्लस सिस्टम, जो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके अंदर आप ध्यान रखना क्लास 12 का अलग से एक आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट चाहिए, ठीक है।
एक दूसरा जो है और भी है, तीसरा और भी है, लेकिन एक और ऑप्शन रहता है जहाँ पे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पूछा जाता है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ, उस प्रूफ के अंदर फिर से आपको क्लास 12th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बात समझ में आया? एक बार आप पहली बार आप क्लास 12 का सर्टिफिकेट दोगे, फर्स्ट टाइम आपका एक ऑप्शन रहेगा ऐसा कि क्लास 12 सर्टिफिकेट, मतलब ऐसा लिखा रहेगा, यहाँ पे अपलोड करने का जगह रहेगा, यहाँ पे आप अपलोड करना क्लास 12 का। लेकिन जब आप वहां पे लिखा रहेगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, उसके अंदर भी आपको क्लास 12 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट देना पड़ेगा। ठीक है, दो बार देना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना दे देते हैं। गलत, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोगे क्वेरी आएगा, बिल्कुल नहीं देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना है। बहुत लोग क्या करते हैं इसके अंदर और भी कुछ दे देते हैं, मान लो जमीन का मतलब दलील वगैरह दे देते हैं, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के अंदर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप सीसैप के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सीसैप 2024, अगर आप कुछ ब्लंडर कर चुके हो तो अभी आपका अभी हम लोगों का चल रहा है 599 रुपीज के अंदर। आप मैसेज करना, एक आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पे आप मैसेज करना और ज्वाइन कर जाना। ठीक है, याद रखना जो सीसैप है ये थोड़ा सा रिस्की है। क्यों रिस्की है? इसके अंदर मतलब लो, आपका अगर पीछे का रैंक है तो आपको कॉलेज मिलता है, लेकिन चॉइस लिस्ट सही से बनाना होता है, क्योंकि ये रिस्की है। क्यों, कैसे रिस्की है? क्योंकि आपका ये जो पेमेंट है, जो पेमेंट आपको करना होता है, ये एकदम पहले आपको कर देना होता है, एकदम फर्स्ट आपको पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे एक पहली बार आपको, जब आप एंट्री करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वहां पे आपको एक मोटी रकम देना पड़ता है। तो उस मोटी रकम को अगर आप दे सकते हो तभी, मतलब उस रिस्क को अगर आप ले सकते हो तभी आपको सीसैप में मिलता है, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और याद रखना उसका रिफंड नहीं होता है, जो ये मोटी रकम होता है जिसका ज्यादातर मतलब बहुत एक मोटा अमाउंट आपका एज ए रजिस्ट्रेशन फीस चला जाता है, तो उसको अगर आप भर सकते हो और उस रिस्क को ले सकते हो तभी आप सीसैप में पार्टिसिपेट करो। और अगर आपको मेंटरशिप लेना है, सीसैप में अच्छे तरीके से चॉइस लिस्ट बनाना है और अच्छी तरीके से कॉलेज पाने की कोशिश करना है, तो 599 रुपीज के अंदर आप ज्वाइन हो जाओ, आपको चॉइस लिस्ट मिलेगा, आपको मेरे से बात करने का मौका मिलेगा, डाउट क्लियर करने का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट बात में बताया, इस बोर्ड वर्क को अवॉइड करो, जो मैं अभी मुंह में बताया आपको पूरा एक्सप्लेन किया, उसको ध्यान से 2-3 बार सुनो और अच्छे से राउंड 2 के अंदर अगर आपको चॉइस कुछ मिला है या नहीं मिला है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बनाया, इसलिए जो जिस कैटेगरी में लाइक करते हो अच्छे तरीके से उसको सुनो, मैं क्या बताऊं बता दिया। और जो मैं अभी बताया उसको अच्छे से सुनो 2-3 बार, और अच्छे से जो भी मैं जैसे जैसे मैं बताया वैसे वैसे चॉइस काउंसलिंग को अच्छे तरीके से करते जाओ। अभी ऐसा ही वीडियोस मिलता रहता है इस चैनल के अंदर, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।